जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक ऐसी वीडियो में जो शायद हो सकता है कि आप लोगों की आंखें खोल करके रख दे। जो हो सकता है कि आपको ये बता पाए कि आपके साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा है। जो हो सकता है कि आपको बता पाए कि एसएससी में जितने तरह के करप्शंस हैं वो किस तरीके से होते हैं, कैसे सीटें बिकती हैं, क्यों यहाँ पर वेंडर फेल हो जा रहा है अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में, क्यों सेंटर की हालत खराब है, और तमाम तरह की सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिए कि मेरे ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है जिसके ऊपर में हो सकता है कि मेरे बाद खतरा भी हो पाए। मैं आपको यकीन बताऊं कि पिछले 2-3 दिनों से पूरा अंडरग्राउंड तरीके से हो करके सारी चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाई है और ये मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ तक पहुँचाना है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और साथ में सभी शिक्षकों को मैं कहूँगा कि मेरा उद्देश्य शुरू से एक था, बच्चों के हित में लड़ाई करना, और मैं उसके ऊपर में लगा पड़ा हूँ और मैं आगे उसी के ऊपर में ही लगा रहूँगा। मेरा कभी कोई कंट्रोवर्सी, किसी को जवाब देना, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना मेरा कभी हित था ही नहीं। मैंने हमेशा बच्चों के लिए बात की और वो आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बच्चों शुरू से लेकर के अंत तक देखना ताकि तुम्हें सिस्टम की सच्चाई का पता चल पाए, ताकि करप्शन कैसे होता है तुम ये देख पाओ और कितना बड़ा धोखा तुम्हारे साथ में हुआ है वो तुम सारी बातों को जान पाओ। मेरे भाई, एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो फेयर होते हैं कि अनफेयर होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और सारी बातें हम आपको समझाएंगे। पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हर जगह पर वायरल हो रहे थे और ये सवाल मेरे नहीं थे, ये सवाल उन बच्चों के थे जो पेपर दे रहे थे। उनका ये कहना था कि अब तक सारी पेपरें हो रही थी, उसमें ये दिक्कत नहीं आई, तो ये नए वेंडर के आने के बाद में इतनी सारी परेशानी क्यों हुई। हमने ये सवाल जब चेयरमैन साहब से पूछा तो उन्होंने इसका कहीं पर भी कोई वैलिड आंसर नहीं दिया और उनके हिस्से की मेहनत थोड़ी मुझे करनी पड़ी, थोड़ी मेरी टीम को करनी पड़ी, तब जाकर के ये सारा सारा प्रमाण हम लेकर के आ पाए और आज बोर्ड पर ये जितने सवाल आपको दिख रहे हैं इन सब का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल के साथ में कि मेरे भाई आखिर ये सेंटर दूर आ क्यों रहा है, क्यों किसी बच्चे को अंडमान निकोबार, क्यों किसी को सूरत, क्यों किसी को कहीं और भेजा जा रहा है, क्यों किसी को 500 किलोमीटर का सामना करना पड़ रहा है। ये सेंटर की जो हालत है ये इतनी खराब क्यों है, क्यों वहां पर सिक्योरिटी फेलियर है, क्यों वहां पर सर्वर लैग कर रहा है, क्यों वहां पर जो है कोई गार्ड नहीं है, क्यों वहां मोबाइल लेकर के बच्चा जा पा रहा है। हम बात करेंगे कि सर्वर में इशू आखिर में है तो है किसके कारण, और ये कंपनी जो आई है जो ये सर्वर इशू क्रिएट कर रही है, क्या उससे इसको फायदा हो रहा है या उससे नुकसान हो रहा है, क्या यहां पर पेपर सेट तो नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से सर्वर में इशू आ रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हाल फिलहाल का तो नहीं है, लेकिन सारी चीजों को जब सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो तुम्हें इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि ये एसएससी में पिछले 2-3 सालों में कट ऑफ बढ़ क्यों रहे हैं। बहुत बहुत पढ़ाई करने के बाद, घंटे घंटे पढ़ने के बाद आखिर एक एस्पिरेंट, एक बच्चा जो है वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार, क्या पेपर सॉल्वर है या कौन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेपर की जो सेटिंग होती है वो कैसे होती है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। हमारे पास में काफ़ी ऐसी जानकारी आती है, अननोन कॉल्स आते हैं, अननोन ईमेल्स आते हैं, और ये सारे के सारे ईमेल्स तब आते हैं जब स्पेशली मेरे ऊपर टारगेट किया जाता है। वो सारी चीज़ें आती हैं कि सर आपने सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाया था और हमें नहीं पता था कि आप ही टारगेट बन जाओगे। हमारी लड़ाई तो एसएससी के खिलाफ में थी, हमारी लड़ाई तो सिस्टम के खिलाफ में थी, हमारी लड़ाई तो करप्शन के खिलाफ में थी, लेकिन अब लड़ाई आदित्य रंजन के खिलाफ में बन चुकी है। और ये सारी चीज़ें आने के बाद में ये सारा सारा रिसर्च मैंने किया। 3 दिनों तक टोटल अंडरग्राउंड रहे, एक भी वीडियो हमने यूट्यूब पर जाहिर नहीं की, और ये सारा सारा हम एक्सपोज अभी हम करने वाले हैं, इनके पीछे के जो लोग हैं उनको भी, और सारी की सारी सिस्टम की नाकामियों को भी। मेरे भाई, एसएससी एक कमीशन है जो भर्तियां निकालती है, लेकिन वो कभी सारी भर्ती खुद नहीं करती, वो वेंडर का सहारा लेती है कि वो ये पेपर को कंडक्ट करा पाए। वेंडर जैसे कि सिफी हो गया, वेंडर जैसे कि टीसीएस हो गया, वेंडर जैसे कि एडिक्विटी हो गया। पहले का जो वेंडर था वो टीसीएस के पास में था और पेपर उसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा था। अभी इस बार बिड होता है और इस बिडिंग में एडिक्विटी सबसे कम कीमत लगाती है और उसके बाद में इस बिड को जीत जाती है। लेकिन एडुकेटर के पास खुद के कोई सेंटर नहीं है, एडिक्विटी के पास में खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये जीतने के बाद में ये जो पेपर होता है ये 2 अलग अलग वेंडर है, इसके अलावा हो सकता है तीसरा चौथा पांचवा भी कोई हो, इनके माध्यम से ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। एडिक्विटी बिड जीत लेती है और जीतने के बाद में एसएस इंफ्रा और वेंसिस्को नाम के 2 वेंडर को ये सौंपती है कि भैया सेंटर आप एलोकेट करेंगे, सेंटर आपका होगा, हम आपको कैंडिडेट के नाम पर एक एक्स रुपए देंगे और उसके हिसाब से आप इस पेपर को कंडक्ट करवाएंगे। ये जो कंपनी है वेंसिस्को, इसको दिया जाता है कि यूपी और बिहार के सारे जो सेंटर हैं वो वेंसिस्को के अधिकार में, अधीन में है, और यही इसको बुक करेगा। इसके अलावा कोई तीसरा वेंडर यहाँ पर या दूसरा वेंडर कोई नहीं आएगा।
ठीक है, ये लोग भी इनके खुद के लैब नहीं होते हैं, ये भी यहां पर क्या करती है कि मेरे भाई लोकल वेंडर्स को फिर अपना टेंडर देती है और वो लोकल वेंडर्स अपने लैब के साथ में टाई अप करते हैं। कोई कहता है हम तुमको 5 लैब दे देंगे, कोई कहता है हम 6 लैब दे देंगे, कोई कहता है हम 7 लैब दे देंगे, ये इसको देता है, ये इसको देता है और यहां पर ये एडिक्विटी के पास में फाइनली आकर के पेपर कंडक्ट करता है। ये छोटी सी एक प्रक्रिया है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रक्रिया में लूपहोल क्या है हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। जब मेरे भाई टेंडर एडिक्विटी के पास में आता है जो कि अपने आप में काफी कम कीमत का होता है, जहां पर एसएससी उसको कहीं ना कहीं पेमेंट जो करती है वो एक कैंडिडेट का एक शिफ्ट का 171 रुपए देती है, और अगर मानिए एक सिस्टम पर 3 शिफ्ट हो रहे हैं तो ये पैसे बन जाते हैं 513 के करीब में। मेरे भाई एडिक्विटी 513 रुपए एसएससी से ले लेती है कि चलो हम इतने रुपए में वेंडर तुम्हारा जो पेपर है वो कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन उसके बाद जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि वेंसिस्को है, इसको यहां पर कभी 210 रुपए किसी सेंटर के लिए, तो कभी 115 रुपए, तो कभी 113 रुपए, तो कभी 110 रुपए ये दे रही होती है। बाकी पैसा ये अपने खर्चों में और अपना प्रॉफिट में ये रख रही होती है। ये जो सारे के सारे लोकल वेंडर्स तक हैं, इतने पैसे लेने के बाद में लोकल वेंडर्स तक ये पैसा पहुंचता है 115 रुपए, और वो भी कितने के मेरे भाई यहां पर, तो एक सिस्टम पर 3 अलग अलग शिफ्ट के। अब आप बोलेंगे सर इसका सबूत क्या है? मैं आपको मेरे भाई वेंसिस्को का एक मेल दिखाता हूं जो हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की, थोड़ी सारी चीजें की तो पता चला। आप यहां देख सकते हैं वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका एक अपना पद है जिसको मैंने हाइड किया गोपनीयता के चलते। उस मेल में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर बुकिंग एसएससी एग्जाम इन उत्तर प्रदेश। देयर इज नो अदर कंप्यूटर ऑथराइज्ड टू बुक सेंटर फॉर एसएससी एग्जाम इन दिस रीजन अंटिल मार्च 2026। यानी मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में एसएससी के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे वो एडिक्विटी नहीं कंडक्ट करवाएगा। एडिक्विटी ने किसको दिया? वेंसिस्को को, और वेंसिस्को ने किसको दिया? तो अपने लोकल वेंडर्स को। कहीं इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, जाहिर सी बात है को टेंडर मिला तो प्रॉब्लम क्या आएगी। तो जो ये हमारी वेंसिस्को कंपनी है यहाँ पर, ये लोकल वेंडर्स को कितने रुपए देती है, अब उसका हम आपको सबूत दिखाते हैं। ये मेरे भाई अगर कोई भी लैब जो है अगर एक बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 60 रुपए मिलेंगे, 2 बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, और अगर वो 3 या 4 बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 115 रुपए दिए जाएंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहां पर जो एडिक्विटी ने पैसा उठाया वो कितना उठाया है? 513 रुपए, और यहां पर जो लोकल लैब के पास में जो पैसा जा रहा है वो 115 रुपए। सारा का सारा काम यहां से होना है, सारी मैनेजमेंट यहां से होनी है, सारा सर्वर यहां से होना है, और इनके पास में कितना पैसा आ रहा है? तो 115 रुपए के करीब में मेरे भाई यहां पर आ रहा है। ये वो पूरा पूरा मेल है। आप चाहोगे आगे सबूत के तौर पे तो मैं और भी चीजें इसके डाल सकता हूं जिसके कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में यहां पर क्या होता है मेरे भाई कि 115 रुपए जब इनको मिल रहे होते हैं 3 शिफ्ट के एग्जाम के, तो प्रैक्टिकली इतने रुपए के अंदर में ये सारी चीजों की सुविधा देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने रुपए के अंदर में इनको इन्विजिलेटर भी देना है, इनको बायोमेट्रिक ऑपरेटर भी देना है, इनको सपोर्ट स्टाफ भी देना है, इनको सिक्योरिटी भी देना है, इनको डीजल फ्यूल और ये सारी चीजें देनी है। एसएससी ने जब अपना वेंडर निकाला था तो उसके अंदर में ये कहा था कि 25 बच्चों के ऊपर में एक इन्विजिलेटर होगा, 50 के अंदर में मेरे भाई 2 सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, और 250 पर एक सिक्योरिटी का स्टाफ होगा मेरे भाई। ये पर्टिकुलरली उनके वेंडर में दिया गया, और ये सारा वेंडर का बिडिंग जो है ये हमारे पास में अलग अलग जितने भी जो एसएससी ने अलग अलग लोगों को बिडिंग दी है, जो वेंडर दिया है यहाँ पर, वो सबका सब मेरे भाई यहाँ प्रूफ है। इस सब का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे मानो 115 रुपए जब इनको मिल रहे होते हैं तो 115 में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहां पर 3 शिफ्ट की परीक्षा को करा पाओ और यहां पर सारी सुविधा दे पाओ। इसके बाद में वेंडर्स जो होते हैं वो उसका विरोध भी करते हैं। वेंसिस्को कंपनी में, ये वेंसिस्को कंपनी के अंदर का वीडियो है जहां पर ये सारे के सारे वेंडर वहां विरोध कर रहे होते हैं, आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। ये उसके अंदर का पूरा है जहां पर ये पूरा बवाल खड़ा होता है कि भैया हम कर ही नहीं सकते, और उसके बाद भी जो यहां पर ये वेंसिस्को कंपनी है या बाकी सारे और भी जो कंपनीज हैं, ये उतना पैसा वेंडर्स को नहीं देती है, इनवॉइस उसका जनरेट नहीं करती है। यहां पर होता है मामला खराब, और यहां से सारा का सारा केस निकल करके आता है। अब जहां पर ये कंपनी को इतना पैसा मिल रहा है और यहां पर ये 115 रुपए अपने सारे के सारे लोकल लैब वालों को दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत यहां पर क्या आ रही है? उसमें दिक्कत यहां पर यह आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि बिहार में 400 सेंटर की जरूरत है या यूपी में 400 सेंटर की जरूरत है, तो इतने कम पैसे में 115 रुपए के अंदर में इनको उतने लैब मिल ही नहीं पा रहे हैं, और लैब नहीं मिल पा रहे हैं तो इसी कारण ऐसा हो रहा है कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, लैबों की संख्या वहां पर कम है, तो बच्चों को मेरे भाई दूर दूर तक भेजा जा रहा है। और इस बात को चेयरमैन साहब ने भी अपने जो है यहां पर इंटरव्यू में इस बात को जाहिर किया कि हम रेशियो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की कहीं संख्या ज्यादा है और वहां लैब कम है तो हम दूर भेज रहे हैं। क्या आज के पहले एसएससी का पेपर नहीं होता था?
क्या आज के पहले इतने लोग फॉर्म नहीं भरते थे? भरते थे ना, लेकिन इतना फॉर्म जब वो भरते थे, इतनी सारी चीजें करते थे और तब भी उनको उनका सेंटर मिलता था, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस कंपनी के पास में लोकल लैब मौजूद नहीं। 115 रुपए के अंदर में प्रैक्टिकली काम कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके अंदर में आप सिक्योरिटी स्टाफ को भी पैसा दे दो, आप यहां पर बिजली बिल भी दे दो, आप रेंट भी दे दो और सारी चीजें कंडक्ट करा पाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से सारे सेंटर की जो हालत है वो मेरे भाई यहां पर खराब है। और आपको मैं यहां पर ये सारे के सारे हालत दिखाता हूं कि 115 रुपए में तुमको क्या मिलेगा। क्योंकि जब हमने इनके स्टाफ से बात की, जब हमने इनको कॉल किया, जब हमने सारी चीजें निकाली, तो वहां पर इन्होंने खुद बताया कि भैया इसमें कोई बंदी नहाएगा क्या, खाएगा क्या, बचाएगा क्या, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमने कहा आप काम क्यों कर रहे हैं? तो उसका भी मेरे भाई बड़ा शानदार सा रीजन निकल करके आया जो हम आपको बताएंगे। और यही कारण है कि 115 रुपए में आपको यहां पर इस तरह के सेंटर मिल रहे हैं, जहां पर कहीं अंडरवेयर सूखता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको आटा चक्की के ऊपर का सेंटर मिल रहा है, आपको ऐसी घटिया तबेले के जगह पर आपको सेंटर मिल रहा है, टेंट के जगह पर आपको सेंटर मिल रहा है, आपको ऐसी जगह पर सेंटर मिल रहा है जहां पर जाने की सुविधा नहीं है। क्योंकि हमने ये सवाल पूछा, हमने बार बार ये सवाल यहां पर पूछा कि भैया ऐसा सेंटर क्यों मिल रहा है बच्चों को, लेकिन उसका जवाब नहीं था। उसका जवाब हम आपको खोज के निकाल के देते हैं। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, जैसे तैसे पेपर हो तो रहा है। मेरे भाई नहीं हो रहा ना, यही तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमने सारे जो लैब्स हैं उनसे हमने फोन करके बात करना शुरू किया, जो वेंसिस्को से या फिर बाकी जो है उनसे यहां पर टाई अप करके बैठे हैं। इनका यह कहना था कि सर हमें जो है ना 2 से 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं पर्टिकुलरली इस कंपनी को, इस तरीके से करके, ताकि हमें सेंटर मिल पाए, पूरे साल हम वहां पर एग्जाम कंडक्ट करा पाए। और इतना पैसा यहां पर शुरू में करके ये अपनी बुकिंग कराते हैं, पेपर इनको मिलता है, जिम्मेदारी इनको मिलती है, लेकिन उतने पैसे के अंदर में सही तरीके से पेपर कंडक्ट नहीं करा पाते क्योंकि वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। तो अब यहां पर भैया कमाए तो ये कमाए कैसे नीचे लैब वाले? अब इनकी कमाई मैं बताता हूं जो किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे बताया। इनकी कमाई ऐसे निकलती है कि भैया स्टूडेंट की स्वैपिंग की जाए, ठीक है, और दूसरा यहां पर रिमोट एक्सेस से पेपर को सेट किया जाए, क्योंकि यहां पर तो हो रहा है लॉस, तो इसको प्रॉफिट में कैसे जनरेट करें? तो 2 नंबर का काम करके। यहां पर होती है स्टूडेंट की स्वैपिंग। स्टूडेंट की स्वैपिंग का मतलब हो गया कि जो बच्चे का पेपर है वो पेपर नहीं देगा, उसके जगह पर कोई और बंदा बैठ करके पेपर देगा और उससे एक एक्स अमाउंट लिया जाएगा और वो वहां पर सॉल्व करेगा। और अगर लैब में उस बच्चे के जाने की यहां पर जो है संभावना नहीं बनती है, तो रिमोट से किसी दूसरे बिल्डिंग में बैठ करके एनी डेस्क के माध्यम से उस सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा और वहां से कंट्रोल करके उस बच्चे का पेपर वहां पर दिलवाया जाएगा। उस बच्चे का यहां पूरा पेपर सेट किया जाएगा और यहां पर कैंडिडेट 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से तय होकर के और तब यहां मिलता है और यहां से इन सेंटर्स की कमाई होती है। बोलोगे सर इसका भी सबूत क्या है? आप यहां देखो, आपके सामने यहां पर एक आज तक ने कवर किया हुआ छोटा सा चीज है जो मैं आपको दिखाता हूं कि एमटीएस एग्जाम में बड़ी धांधली होती है। बिहार में 24 डमी कैंडिडेट के समेत 35 लोग अरेस्ट होते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे हमारे पास में सबूत है जिनके अंदर में साफ इस बात का खुलासा होता है कि एनीडेस्क के माध्यम से सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। बोलोगे सर ये तो पहले की चीजें हैं, हाल फिलहाल की चीजें क्या है? कैसे आप कह सकते हैं कि रिमोट एक्सेस है? अब मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो एकदम यहां पर प्राइवेट है और हमने यहां पर इसी सिस्टम के अंदर से ये सारी चीजें निकाली हैं। और वो यहां पर क्या है? आपको लगता है कि आपका जो पेपर हो रहा है वो बहुत शानदार हो रहा है और उसको कोई छेड़ नहीं रहा है, ये आप गलतफहमी में है। ये कुछ सेंटर्स के हम आपको नाम दिखा रहे हैं जिनके ऊपर में कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की गई है, जिनको रिमोट एक्सेस से लेने का कोशिश किया गया और ये सारे नाम तथ्य के साथ में हम आपको सामने जाहिर करते हैं। ये वो लैब के नंबर है, यहां पर ये उनका कोड है, किस रीजन के ये लैब है यहां पर आप देख सकते हैं, शहर का यहां पर नाम क्या है वो देख सकते हैं। ये पूरा लैब का नाम हो गया, जिसमें दिल्ली का भी एक आरके डिजिटल सेंटर 4 यहां पर जो है सम्मिलित है, जहां रात के 9:30 बजे तक पेपर होता है। मैं उस सेंटर पर जांच पड़ताल करने भी गया था, वहां पर देखने भी गया था, लेकिन जब तक मैं पहुंचता तब तक लेट हो गया। लेकिन गनीमत की बात यह हुई कि उसमें से एक बंदा निकल करके आता है रात के 10 बजे, उसको हम लोग यहां मिलते हैं और उससे काफी सारी बातें हमारे पास में निकल करके आती है। ये सारे के सारे जो सिस्टम हुए थे जिसके ऊपर में अटैक हुआ था, ये उनका मैक एड्रेस है और ये उनका आईपी एड्रेस है। और इतने सारे सिस्टम आप देख सकते हैं, इन सब के ऊपर में अटैक करने की कोशिश की गई। क्या पता ये सफल हुआ असफल हुआ, अब ये मेरा बात नहीं है, ये जांच एजेंसी का काम है, ये सीबीआई का काम है, वो इसको यहां पर जांच करे। हमारा काम था आपको इंफॉर्मेशन देना, अब आप इसको आगे कैरी ऑन करें, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए 1% के लिए भी सेटस के ऊपर में, इनके ऊपर में अटैक भी होता है, आपने अगर ललन टॉप में चेयरमैन साहब की बात सुनी हुई तो उन्होंने कहा हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है, इसका मतलब अटैक होता है। ठीक है, ये पूरे बढ़िया तरीके से हर एक इंस्टीट्यूट का बिहार में, गोरखपुर में, पटना में, ये सारे जो सेंटर्स हैं इनके भी पूरे लिस्ट हैं जिनके ऊपर में ये सारा काम चल रहा था। और ये सारी चीजें मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने वीडियो पर दिखा रहा हूं, कोई भी चीज हाइड नहीं है, कुछ भी यहां पर हाइड नहीं है, कहीं पर कुछ भी मेरे भाई जो है छुपाया आपको नहीं गया है, ये सारी चीजें आपके सामने है।
अब बात यहां पर यह आती है कि जब इनके ऊपर में अटैक हो रहा था, पहले दिन मान लीजिए अटैक हो गया, दूसरे दिन अटैक हो गया, तो इनको बंद क्यों नहीं किया गया? अगले दिन फिर इसके ऊपर में पेपर क्यों कंडक्ट करवाया गया? क्यों ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट को उसके सिस्टम से उठा करके दूसरे सिस्टम पर बिठाया गया? वो सिस्टम तो सही था, उसके हार्डवेयर सारे सही थे, प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी? प्रॉब्लम मेरे भाई यहां पर आ रही थी क्योंकि उनको कंट्रोल किया जा रहा था, और जहां पर जिस बच्चे ने पैसा नहीं दिया यूं मान लीजिए, तो बस काम खत्म है उसका। ये सारी की सारी धांधली बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होती हैं, और मैं आपको इसी बीच में एक और सबूत भी दिखाता हूं, और वो यहां पर ये है कि ऐसा कहा गया कि जो अंदर है आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, आप अंदर जो है सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, किसी के जगह पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। तो मेरे पास में ये सारे के सारे कैंडिडेट्स के डिटेल है। यहां पर आप देख सकते हैं ये नया वाला जो तरीका है जो एसएससी ने निकाला है, जिसमें वो ये कहती है कि तुम पेपर देने जाओगे तो फॉर्म भरने वाला फोटो तुम्हारा फोटो रहेगा। ये हमारे अभिषेक सिंह भाई साहब का है, और उनका फोटो हमारे पास में। अब सोचिए हमारे पास में फोटो आया कैसे, जब अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। ये हमारे एक भाई साहब है सुनील जी, पेपर दे रहे हैं, और इनके सिस्टम का ये फोटो है। ये है विवेक कुमार, उनके सिस्टम का फोटो है। ये यहां पर विवेकानंद माझी है, सुनील कुमार यादव, इस तरीके से करके आप ये सारे कैंडिडेट्स के देखो जो ये फोटो सामने निकल करके आ रहे हैं। इट मींस सिस्टम मैनिपुलेटेड है, इट मींस यहां पर करप्शन हो रहा है। और जिसको लेकर के है ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं इसके लिए आवाज उठा रहा हूं। अच्छा, लड़के तो नहीं, लड़कियां भी इसके अंदर में शामिल है। आप देख सकते हैं एकता मैडम भी यहां पर है। पेपर कौन सा है ये बताने की तो जरूरत नहीं, ये फोटो वाला मेरे भाई सिस्टम अभी तुम्हारा नया वाला अप्लाई हुआ है। और सोचो, मैं इसके ऊपर मैं बात कर रहा था, मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे इसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि एसएससी की जो कमियां हैं आप उसको पकड़िए। आप अगर डीओपीटी मिनिस्टर साहब से गए वहां पर मीटिंग करने, तो आप इस बात का सवाल करिए, आप लॉलीपॉप लेकर के मत आइए, आप चाय की चुस्की लेकर के मत आइए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि इस इंसान का मुंह बंद करना है, इसको इतना डिफॉर्म कर दो, इतना इसके ऊपर में पर्सनल अटैक कर दो कि ये पीछे हट जाए। मैं आपको भी काफी सारी चीजें और निकाल करके आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पे। अब यहां पर क्या होता है कि मेरे भाई ये पूरा पूरा इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, सारी चीजें यहां पर हो रही है। और शुरुआत हमारा सिलेक्शन फेज 13 से हुआ, फिर उसके बाद में हमारे स्टेनो के पेपर में, और गारंटेड मेरे से आप लिखवाइए कि सीजल में भी होगा। अब ये सारी चीजें आम जनता को नहीं पता है, इसके ऊपर में मैं पिछले 3 दिन से सरका पा रहा था। सारी चीजें हमने इकट्ठी की, एक से एक जर्नलिस्ट से हमने बात की, मीडिया रिपोर्टर से हमने बात की, काफी सारे लोग हमारे साथ में जुड़ करके इसको सहयोग करके इसको टीम वर्क में लेकर के आ गए हैं। और ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना भाई, मैंने मतलब अपनी जान लगा दी है। मुझे क्या नहीं करना पड़ा है, ये सारा सारा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बात मैं जानता हूं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया मुझे गाली देने पे लगी हुई थी, मेरे पर्सनल अटैक पर करने पे लगी हुई थी, मैं कहां भाग रहा हूं, मैं पिट रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे भाई यहां पर मैं उस चीज का जवाब आपको इस तरीके से सोचो कि मैं तैयार कर रहा था। अब आप सोचो कि ये हमें काम क्या करना था, हम इकट्ठा क्यों हुए थे? हम इसलिए हुए थे ना कि हम बच्चों के ऊपर में बात कर पाए, उनके साथ में हो रही धांधली के ऊपर में बात कर पाए। और बात हुआ क्या? आदित्य रंजन, आदित्य रंजन, आदित्य रंजन, पूरी इंडस्ट्री लग गई मेरे पीछे, लेकिन क्या कोई एक व्यक्ति भी मेरा साथ निभाने आया? मैं हर किसी के दरवाजे को मैंने खटखटाया वहां पर कि आप आइए, आप मेरा सहयोग करिए, आप आइए आइए कि इस बच्चों के ऊपर में हम बात करते हैं, इनके साथ में हो रही गड़बड़ी इनको हम एक्सपोज करते हैं। कुछ लोग डर करके पीछे हट गए कि हमारे ऊपर में इंक्वायरी बैठ जाएगी, हमारे ऊपर में कमीशन आ जाएगा, हमारे ऊपर में सरकार आ जाएगी। सरकार क्यों आएगी आप मुझे ये बताओ? मैं भी तो ये वीडियो बना रहा हूं, मैं भी तो सारी चीजें एक्सपोज कर रहा हूं वहां पर, क्या मेरे पीछे सरकार लग जाएगी? हमने गलत किया क्या? यहां पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको सामने प्रत्यक्ष रूप से ला करके रखा, और इसमें गलती क्या है? हमें चर्चा इसके ऊपर में करनी थी दोस्तों, हमें बच्चों के दुख के ऊपर में बात करना था, उनके साथ हो रही धांधली के ऊपर में बात करना था। और बात किया क्या गया? यूनिटी के आड़ में कहीं ना कहीं हमको गरियाया गया, हमको हर तरीके से लपेटा गया, इसी वजह से कि एक अकेला इंसान है, अकेला, अभी 4 साल हुआ इसको आए हुए, किसी तरीके से इसको खत्म कर दो। आप मुझे खत्म कर सकते हो, मेरी सोच को खत्म कर सकते हो क्या? मेरा परिवार कितना परेशान है, मेरी माँ कितनी रो रही है, मैं कितना रो रहा हूं, मुझे पता है इस बात को लेकर के। एक तरफ में मुझे सारी चीजें दिख भी रही हैं कि मुझे किस तरीके से गालियां पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ मुझे उन्हीं बच्चों के लिए काम भी करना पड़ रहा है। मैं आपको अभी और भी सारी चीजें दिखाता हूं, आपको थोड़े बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जो कल के दिन अब एसएससी भी आकर के इसमें यह कहे कि हमने जी इसके ऊपर में स्टेप उठाया, और ये जो स्टूडेंट का स्वैपिंग हो रहा था ना, इसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने यहां पर जो है वेब कैम लगाया और आधार ऑथेंटिफिकेशन लगाया। ये मेरे भाई अपने आप में एक टोटल फेलियर है और कुछ भी नहीं। जितने बच्चे पेपर देने गए हैं, जरा उनमें से पूछिए कि कितने % बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार ऑथेंटिफिकेशन हो पाया। मेरे भाई सेंटर पर तो आलम यह था कि गेट घुसते ही लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है बच्चे घुस रहे हैं सेंटर के अंदर, किसी का कुछ चेकिंग हो रहा है, किसी का कुछ चेकिंग नहीं हो रहा, कोई यहां पर सिस्टम तक मोबाइल लेकर के जा पा रहा है। तो यहां पर ये सक्सेसफुल कहां हुआ? वेबकैम किसी का टेढ़ा है, किसी का सीधा है, किसी का कुछ है, तो ये तो अपने आप में कंप्लीट फेलियर है। और अगर ये फेल हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट की स्वैपिंग इसके अंदर में हुई है। ये बात को समझो।
यहां पर यह भी कहा गया कि हम रिमोट एक्सेस से जो है उसको छुटकारा दिला देंगे, कोई हैक नहीं कर पाएगा सिस्टम को। अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, एक कंपनी है सीडेक नाम की, और यहां पर ये क्या करती है, ये बॉस के माध्यम से ऑपरेट करती है। बोलोगे सर ये बॉस क्या है? टीसीएस जब पेपर कंडक्ट करवाती थी तो मेरे भाई माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है, आप जब भी जाओगे पेपर देने तो देखोगे सिस्टम पे विंडो होता था, ठीक है। और यहां पर विंडो के माध्यम से ये सारा सारा पेपर कंडक्ट हो रहा होता था, सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें वहां पे थी। लेकिन उसमें क्या होता था, एक एक्स्ट्रा खर्चा वहां पर सरकार का लग रहा होता था। तो मेरे भाई जब एडिक्विटी आती है तो विंडो को वो पैसा नहीं देती, माइक्रोसॉफ्ट को पैसा नहीं देती है, वहां पर वो पैसा दे रही होती है सीडेक को, ठीक है। और सीडेक ऑपरेट करता है बॉस के एक सिस्टम के माध्यम से। और ये मेरे भाई सिस्टम दावा करती है कि कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई रिमोट एक्सेस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो मैंने आपको यहां पर ये एक्सेल शीट प्रोवाइड करवाई है, ये कैसे हो गया, बस मुझे यहां पर ये बता दो। और अगर ये हुआ तो इसके ऊपर में कार्रवाई क्या की गई? इसका पीड़ित कौन हुआ पता है? इसका पीड़ित वो बच्चा हुआ जो बहुत बढ़िया तैयारी करके गया था। इसका पीड़ित वो बच्चा हुआ जिसने अपनी जान लगा दी थी, और जाने के बाद में उसको क्या मिला? सिस्टम लैग कर रहा है। आप लोग जो ये सवाल पूछते हैं ना कि सर हम जा रहे हैं तो 2 ही ऑप्शन हमको क्यों मिल रहा है, 3 ही ऑप्शन हमको क्यों मिल रहा है, इसका बहुत बढ़िया जवाब है ये सिस्टम मेरे भाई। आप किसी चीज को सर्च करते हैं गूगल क्रोम पे, सेम चीज को सर्च करते हैं मोजिला फायरफॉक्स में, सेम चीज को ओपेरा मिनी में, और सेम चीज को इंटरनेट एक्सप्लोरर में। जो बढ़िया आपको सर्च रिजल्ट देता है वो गूगल देता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सर्च करेंगे आप थक जाएंगे, आधी वेबसाइट लोड होगी, आधी नहीं होगी, कुछ और होगा। सेम काम यहां बॉस के साथ में हो रहा है। जब मेरे भाई इसको पेपर दे दिया गया तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम टोटल फेलियर है। हम गरिया रहे हैं कीबोर्ड को और माउस को, जबकि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो यहां पर सीडेक के अंदर में है। और सीडेक को क्यों लाया गया? क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर पाए, लेकिन यहां पर ये फेल साबित होती है। और ये बात चेयरमैन से लेकर के ऊपर के सारे लोग मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से जान पाते हैं। अब करप्शन कैसे हुआ मैं तुम्हें बता चुका हूं। यहां पे कैसे हुआ मेरे भाई बताओ जरा। सीधी सी बात है, लैब वाले हैं, लैब वालों को पैसा नहीं मिल रहा, लैब वालों को पैसा नहीं मिल रहा तो वो कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, 20 से 25 लाख रुपए में कैंडिडेट बुकिंग करते हैं। कैंडिडेट बुकिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मानो 100 बच्चे हैं, उसमें से 10 जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब वो जो 10 बच्चे वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, उनके यहां पर क्या होता है, पेपर उनके जगह पर कोई और दे रहा होता है, या एनी डेस्क के माध्यम से उनको कंट्रोल करके मेरे भाई जो है उनका पेपर दिलवाया जाता है, जिसके कारण उनके इंग्लिश में और जीएस में वो बहुत बढ़िया स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग हर बच्चे का अच्छा होता है, उसमें बढ़िया स्कोर करता है। लेकिन कौन ऐसे बुद्धिजीवी लोग हो गए जिनके जीएस में 50 आ रहे हैं? कितने खतरनाक लोग यहां पर ये कि इतने बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर के आ रहे हैं। हमारे भाई साहब टीचर लोग यहां फेल हो गए इस बात को साबित करने में कि कट ऑफ इस बार कम जानी चाहिए। और जब आता है तो पता चलता है ले भैया कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। भाई साहब होड़ मची पड़ी है सारे सेंटर्स में कि कौन कितनी सेटिंग करेगा, कौन कितने कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाएगा। और जब सारे के सारे लोगों के नंबर अच्छे आने लगेंगे तो कट ऑफ आगे क्यों नहीं जाएगा। इसका मैं आपको एक सीधा साधा नुकसान भी बताता हूं मेरे भाई। एक पर्सन से मैं मिला हाल फिलहाल अभी, जो दिल्ली पुलिस में चयनित थे, और उन्होंने हमें यह बताया कि सर 2018 के बाद में काफी ऐसे बच्चे सेलेक्ट होकर के आए, कुछ कुछ ऐसे थे डिपार्टमेंट में कि सर जिनको सही से लिखना नहीं आता है। सही से अगर आप बात कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे आया, लेकिन हम ये सारी बातें जानते हुए भी चुप रहते हैं। आज एसएससी में अगर इस एडिक्विटी के द्वारा जो ये कंडक्ट करवाया जा रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया ना, तो मेरे भाई डिपार्टमेंट में 70 से 80% जो है सिलेक्शन ऐसे ही होने वाले हैं। और इसमें जिम्मेदार एडिक्विटी भी नहीं होगी, जिम्मेदार एसएससी भी नहीं होगी, निचले से लेकर के ऊपर तक ये पूरा पूरा करप्शन फैलेगा। और शिकार कौन हो रहा है? तो शिकार वो बच्चा हो रहा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो किताबों से दोस्ती कर चुका है, जो अपने टीचर से यारी कर चुका है, जो अपने कंसेप्ट से यारी कर चुका है। दुख यहां पर उसको होगा मेरे भाई। अक्सर ये सवाल आता है, एक बच्चा पता है क्या यार, वो एक लूप में जी रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे नंबर कम आए, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा, मैं अगली बार और जान लगाऊंगा और अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस यहां पर बच्चे को कौन बताए कि बेटा तू अगली बार जितनी मेहनत करेगा ना, जो सॉल्वर है वो तेरे से ज्यादा मेहनत करेगा, तेरे से ज्यादा रेट लेगा, और यहां पर जो है सिलेक्शन वो करवा देगा, और तू इसी लूप में रह जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हैं, और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर में इंक्वायरी है तो मैं पूरा सहयोग करूं, मैं सारी चीजें वहां पर बताऊंगा। अब सोचिए जरा कि एक पर एक इंसान इतना सारा काम कर रहा है। आप मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, पहले दिन से जब से मेरे भाई यहां पर ये धरना हो रही थी, पहले दिन से सारी चीजें चल रही थी, चाहे इसके पहले की भी जितने प्रोटेस्ट की बात करूं, मैं हर जगह पर रहा। जितने टीचर अपने चैनल से लाइव आए मेरे भाई यहां पर, हमारी टीम भी अपने चैनल से लाइव थी। हमने हर वक्त बच्चों का साथ निभाया, सिर्फ इस 31 जुलाई की बात नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी जितने सारे प्रोटेस्ट हुए, हम हर मौके पर हर जगह पर आप लोगों के साथ में खड़े रहे। बहुत उम्मीद के साथ मैं 31 जुलाई को वहां गया हुआ था कि शायद मिनिस्टर साहब से बात होगी, उनके आगे ये बातों को हम रख पाएंगे, उनके आगे ये बातों को हम कह पाएंगे। लेकिन मेरे भाई वो होता नहीं है। वेट करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। एक क्रांति फैलती है पूरे भारत में और लगता है ऑल आइज ऑन एसएससी आता है कि ये गड़बड़ है।
ठीक है, सभी बच्चों को ये उम्मीद होता है कि कुछ बेहतर होगा, उसमें हमारे कुछ शिक्षक चले जाते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने। ना वो किसी को इन्फॉर्म करते हैं, ना वो किसी को बताते हैं, वहां जाकर के बढ़िया से वो ब्लॉग्स बनाते हैं, बढ़िया तरीके से चाय की चुस्की लेते हैं और बिना गंभीरता को समझे हुए वो वहां पर हाँ जी करके चले आते हैं। आने के बाद में भी पूरे 24 घंटे तक टीचर्स ग्रुप में कहीं पर भी उनके द्वारा कोई भी एक वीडियो नहीं आती है जी हमने ये बात की थी, हमने ये समाधान के ऊपर में चर्चा किया, और उनके कमेंट में बच्चों की लगातार सवाल यहां पर आते हैं, आप बिक गए, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने ये कर लिया। 24 घंटे तक मैं भी उन्हीं बच्चों के साथ में इंतजार में होता हूं कि शायद कुछ अच्छी रिजल्ट निकल करके आए। अगर मिनिस्टर साहब ने कहा है तो हो सकता है मेरे भाई कि कुछ रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं आता। तब वहां पर मैं एक सवाल खड़ा करता हूं कि वो मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला। मैं मानता हूं कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना हलवा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सर, जो काम मैंने भी किया है ना, ये भी एक हलवा काम नहीं है। मेरा उद्देश्य बच्चों के हित में है, मेरा अपना पीआर बटोरना नहीं है, मेरा उद्देश्य मेरे भाई अपने आप को हाईलाइट करना नहीं है। जो काम मैंने किया है ना, मैंने जान जोखिम पर रख करके किया है, और मुझे पता है कि इसके अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, मुझे पता है कि मेरे पीछे कौन लोग लगने वाले हैं, और इसका नतीजा मुझे क्या मिलता है। ये बच्चों के लिए जो हमने हमेशा काम किया, इसका क्या हुआ। ले वीडियो, मैं भागा कैसे, मैं दौड़ा कैसे। एक बात बताओ, दुनिया का कौन ऐसा इंसान होगा जो वीडियो यहां पर हिट होने के लिए खुद को अरेस्ट कराएगा। मेरी लड़ाई जमीन पर थी, सरकार से थी, मेरी लड़ाई सिस्टम से थी, मैंने उस चीज के लिए आवाज उठाया, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि हम नाकाम वहां पर जाकर के साबित हो गए, आप लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक बार भी ये समझा कि यार ये लड़का नया है, ये इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, साथ जुड़ते हैं, साथ मिलते हैं, बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। मुद्दा मेरे भाई एसएससी रहा ही नहीं, मुद्दा तो आदित्य रंजन है। मुद्दा तो यह है कि किस तरीके से मानसिक रूप से इनको खत्म कर दिया जाए कि ये कभी आवाज भी ना उठा पाए। और जो लोग मेरे ऊपर में आवाज उठा रहे हैं ना, मेरे भाई यकीन मानो, मैं कहूंगा तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें मिनिस्टर के आगे रखी और जिस तरीके से आकर के उन्होंने कहा, क्या ऐसा तो नहीं कि वो दबाव में आ गए थे। फिर और भी लोगों से मीटिंग करके सिर्फ टारगेट एक आदित्य रंजन को बनाया जाता है कि बस इसको टारगेट करो, इसको सारी चीजों में लपेटो, ये इंसान जिम्मेदार है। अगर मैं जिम्मेदार हूं, अगर मेरा बच्चों के लिए आवाज उठाना गलत है, अगर आप उसके लिए मेरे भाई 100 वीडियो बनाएंगे, तो यकीन मानिए मैं आपको कहता हूं आप 1000 वीडियो बनाइए। अगर इस चीज से आपको खुशी मिलती है, आप 10,000 वीडियो बनाइए। मेरी मेहनत तब भी जारी थी, मेरी मेहनत अब भी जारी है। आपने क्या कहा मुझे कि मैं रील वाला टीचर हूं, मैं भागने वाला टीचर हूं। रील बनाने के 100 तरीके होते हैं, रील बनाने के 1000 तरीके होते हैं, जहां पर बहुत बढ़िया तरीके से रील बनाया जा सकता है। अगर मैं रील वाला टीचर होता ना, तो एलविश यादव उर्फी जावेद के सबसे ज्यादा कोर्स बिकते। मैं पढ़ाने वाला टीचर हूं जिसने बच्चों को हर कंसेप्ट पढ़ाया है। मैं वो शिक्षक हूं जो बच्चों के हर वक्त खड़ा रहा है। मैं वो शिक्षक हूं जो बच्चों के साथ जमीन में बैठ करके उनके साथ नारे लगाए हैं। मैं वो शिक्षक हूं जिसने कभी सिस्टम को पीठ नहीं दिखाया। मैं वो शिक्षक हूं जो कैमरे के आगे सामने आकर के ये बात रखने की हिम्मत रखता हूं। वो कलेजा है मेरे पास में, और इस बात का अकेले मैं जहां पर भी कहिए, जिस भी तरीके से कहिए, अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो मैं बच्चों के साथ में खड़े रहने की क्षमता रखता हूं। अब यहां पर एक बात को समझिए कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई है, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर में दबाव क्या था, और मैं जानता हूं कि आपको बलि का बकरा किसको बनाना था। लेकिन मैं आपसे एक और बात भी कह दूं, अगर आप बच्चों के समक्ष में हैं, अगर आप बच्चों के साथ में हैं, तो जितनी वीडियो मेरे ऊपर में बनाई गई है वो सारी की सारी आप प्राइवेट कर दीजिए। क्योंकि अगर वो प्राइवेट आप नहीं करते हैं तो ये एक बहुत ही क्लियर सा मैसेज जाता है कि आप यहां पर बच्चों के साथ में नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं इस करप्शन के पार्ट हैं। वो क्लियर एक मैसेज जाता है कि आप उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं जो इसका बढ़ावा दे रहा है। वो क्लियर एक पार्ट जाता है कि आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए अनुरोध करके मैं ये कह रहा हूं कि यूट्यूब पर जितने वीडियोस मेरे अगेंस्ट में बने हैं वो सारे के सारे प्राइवेट होने चाहिए, क्योंकि बच्चा यहां पर सब कुछ जानता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो तुम लोगों से मेरी यहां पर एक रिक्वेस्ट है। मुद्दा मैंने तुमको पूरा समझा दिया है। इसके ऊपर में अगर सीबीआई जांच की तुम डिमांड करते हो तो तुम कमेंट में लिखो कि सीबीआई जांच हमें चाहिए। इसके ऊपर में अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो तुम इसके लिए मैं रेडी हूं। और अगर हमारे शिक्षकों को कंट्रोवर्सी करना है तो आप कंट्रोवर्सी खेलिए, क्योंकि अभी जिस तह तक मैं गया हूं वो मेरा ट्रेलर है। अभी मैं और गहराई में घुसूंगा, अभी मैं और चीजें निकालूंगा। चाहे बच्चों के लिए मेरी जान भी चली जाए, मैं उसके लिए भी रेडी रहूंगा, मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। साथ में धन्यवाद भी उन सभी शिक्षकों का मैं करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। खान सर का भी देता हूं जिन्होंने फोन पर काफी चीजें कोऑर्डिनेट करते रहे और बोले कि सर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहिए। झूठ कितना भी जोर से चिल्ला ले, झूठ झूठी होता है, सच यहां पर एक आवाज अपना बोलेगा ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए सभी लोग जिन्होंने वीडियो बनाया वो वीडियो रिमूव करना शुरू करें, मेरे साथ में आए, और साथ मिलकर के हम लोग प्लान करें कि हम यहां पर इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ क्या कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप बच्चों के साथ नहीं हैं, और अगर आप बच्चों के साथ नहीं है तो आप किसी के साथ में नहीं है। फिर आपको अपनी पड़ी है, अपनी इज्जत की पड़ी है, अपनी परवाह पड़ी है, अपने पैसे की पड़ी है।
दुख भी इस बात का हुआ कि कैसे इस समय जहां बच्चा सबसे ज्यादा पीड़ित है, वहां पर लोग 99 का बैच लेकर के आ जा रहे हैं, और इस बात का हम विरोध करते हैं तो मेरे ऊपर में 100 वीडियो बनवाई जाती है, मुझे टारगेट किया जाता है। बच्चों, हमें इस बात को समझना है कि बेटा तुम कितनी भी तैयारी कर रहे हो ना, वो तैयारी तुम्हारी एक जगह पर जाकर के खत्म हो जा रही है। अगर ये सिस्टम नहीं बदला ना, बहुत नुकसान तुम्हारा होने वाला है। फिर एक वक्त होगा जहां पर नाम पर वैकेंसीज निकलेंगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होंगी, और एक सेटर ने मुझे एक बात कही थी कि सर बस आप पेपर किसी को भेज दीजिए दिलवाने के लिए, हम आपको जो है नौकरी कंफर्म करा करके दे देंगे। तो मेरे भाई कुछ समय में हाल ऐसा ही होने वाला है। उन माँ बाप का विश्वास टूट जाएगा, उस बच्चे का सिस्टम से विश्वास टूट जाएगा जितने इतना विश्वास किया है। ये जितने डेटाज हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और ये सारी बातें मैंने आपके रखी है। आप ये सवाल एसएससी चेयरमैन से पूछिए। मीडिया से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मैंने आपको इतना सारा कुछ दे दिया है, अब इसके तह में कैसे जाना है ये आपका। स्टिंग करना है स्टिंग करिए, आपको गहराई तक जाना है जाइए, लेकिन हर एक मीडिया चैनल से मेरा एक आह्वान है कि इसके जड़ तक जाकर के आप इसका पूरा पूरा पर्दाफाश करिए। मैं अकेला इंसान हूं, जितनी मेरी ताकत थी उतना मैं कर पाया। अब इस चीज को आप बढ़ाइए, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो सिस्टम में बैठे जितने भी लोग हैं सारे करप्ट होंगे, वो कभी देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जो मोदी जी ने सपना देखा है ना भारत को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, वो कभी बन नहीं पाएगा। करप्ट लोग बैठे होंगे, पुलिस जो होगी वो कभी भी उस चोर को नहीं पकड़ पाएगी जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और यहां पर हमारी व्यवस्था और चरमराती जाएगी। साथ में सभी बच्चों से आह्वान है कि देखो यार, मैं दुनिया को सफाई नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, तुम्हारे लिए मरता हूं, और जो भी बात है मैं तुम्हारे लिए हर कदम उठाने को तैयार हूं। सभी शिक्षकों से मेरा हाथ जोड़ करके विनोदन है कि देखिए आपके सामने गलत हो रहा है, अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं ना कि हम पढ़ा करके चीजों को सही कर लेंगे, तो आप कई सालों से करते चले आ रहे हैं। इतनी चीजों के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली, तो मैं इसके बाद अब कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। मेरे पास में इसके बाद अब कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है। तो बस मीडिया से आह्वान है कि इस चीज के ऊपर में घुसिए, इसके ऊपर में चर्चा निकालिए। बच्चों से यहां पर यह है कि तुम प्रोटेस्ट करना चाहते हो, तुम यहां पर इसके ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी चाहते हो, तुम जो भी चाहते हो मिलकर के निर्णय लो। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अपने तरफ से कह रहा हूं, मेरा अकेला कोई डिसीजन नहीं होगा। सारे शिक्षक यूनाइट हो, ग्रुप में आकर के बात करें और आकर के इसके ऊपर में निष्कर्ष निकाले। लेकिन कोई बेईमान वहां ना बैठा हो, कोई हमारे बीच ऐसा ना हो यहां पर जिसने किसी और से जाकर के मिल करके सेटिंग कर ली हो, मीटिंग ले लिया हो, और हम सबको गुमराह कर रहा हो, और तुम्हें भी पागल बना रहा हो और अपना फायदा कमा रहा हो। बस मेरा इतना कहानी है। और ये सोनू मोनू की वीडियोस और ये सारी चीज़ें बहुत छोटी चीज़ है। मैं इस कंट्रोवर्सी से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा कोई मतलब है। पहली वीडियो में भी मैंने जो सवाल खड़ा किया था, मैं आज भी वही सवाल खड़ा कर रहा हूँ। क्या सिलेक्शन फेज 13 कैंसिल हुआ? क्या स्टेनो की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या सीजल की पेपर निष्पक्ष तरीके से होगी, इस बात की कोई गारंटी आई? नहीं आई ना, तो मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला? क्या निकला बताइए? पूरी तरीके से घोर करप्शन हो रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इसका भागीदार बनना चाहता है तो सलाम है, क्योंकि अगर वो बच्चों का नहीं है तो वो किसी का नहीं है। क्योंकि पढ़ाते वक्त भी उन्हीं बच्चों की सौगंध खाई जाती है, कसम खाई जाती है, और यहाँ पर बेईमानी भी पीछे से धड़ल्ले से होती है। मत करिए ऐसा, मेरा आग्रह है। एक और बात मैं आपको मेरे भाई बताऊं कि आगे का जो पेपर है जिसमें सीजल 2025 सम्मिलित है, एसएससी की सारी परीक्षा सम्मिलित है, यहाँ पर इन पेपर को तुरंत तत्काल प्रभाव में रोका जाए। एडिक्विटी से मेरे भाई यहां पर टेंडर उसका कैंसिल कराया जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से वो कॉम्पिटेंट नहीं है पेपर कंडक्ट कराने के लिए। हर कदम पर फर्जीवाड़ा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा सिस्टम करप्ट है। इसको तत्काल प्रभाव में इसका टेंडर कैंसिल वहां पर किया जाए, इसके ऊपर में स्क्रूटनी की जाए, और ये पेपर तब तक कंडक्ट ना हो मेरे भाई जब तक सारी जांच पड़ताल ना हो। और अगर आपका पेपर पोस्टपोन्ड होता है, कृपया करके इसको जीत मत मानिएगा। आपकी जीत दो शर्तों पर होगी। पहला, जब आपका पेपर भी कंडक्ट ये जो है आगे बढ़ जाए, और दूसरा मेरे भाई आपका ये वेंडर भी कैंसिल हो जाए। अगर ये वेंडर कैंसिल नहीं है, आपकी जीत नहीं है, उसके बाद आप कितना भी जाकर के पेपर दे दो, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, मेरे भाई यहां पर आपका कुछ नहीं होने वाला। इस बात की मैं आपको गारंटी लिखित रूप में देता हूं। मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं यहां पर कि हमने ये कहा कि एडिक्विटी को हटाना है, बिल्कुल हटाना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें टीसीएस को लेकर के आना है। ना हमें एडिक्विटी चाहिए, ना हमें टीसीएस चाहिए, ना हमें सीफी चाहिए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। एक ऐसा वेंडर चाहिए जो फेयर एग्जाम सिस्टम कंडक्ट करा पाए। एक ऐसा मेरे भाई वेंडर चाहिए जो हर कदम पर अपने आप को सही साबित कर पाए। आपको वक्त लेना, आप 1 महीने की जगह आप 2 महीने लीजिए, आप 2.5 महीने लीजिए, आप 3 महीने लीजिए। आपको फीस बढ़ानी है फॉर्म की, आप 100 की जगह 500 रुपया कर दीजिए, क्योंकि ऐसे भी किराए में तो पैसा लग ही रहा है ना। लेकिन आप एक ऐसा फेयर एग्जाम सिस्टम कंडक्ट करवाइए जिससे बच्चों को उनकी हक की नौकरी मिल पाए, जिससे एक कैंडिडेट जो सीट डिजर्व करता है वो उसको मिल पाए, जिससे यहां पर ये पेपर सेटिंग का काम ना हो पाए, जिससे यहां पर इस सिस्टम के ऊपर में सवाल ना खड़ा हो पाए। मेरी हाथ जोड़ करके सरकार से विनती है, जो ये बच्चे डिजर्व करते हैं आप उसको पूरा कीजिए। एक फेयर एग्जाम सिस्टम लेकर के आइए जो किसी भी वेंडर बायस्ड ना हो, जो स्टूडेंट के लिए हो, स्टूडेंट के हित में हो, जो यहां पर सच्चाई के लिए हो। बस मेरी इतनी आग्रह है।
और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी काफ़ी सारे सबूत हैं, जिन जिन को चाहिए मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। बस इस करप्शन को रोकिए, मेरी आपसे इतनी विनती है। और मेरे खिलाफ एक एक वीडियो जो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ है उसको सारे शिक्षक, विनम्र निवेदन से मैं कह रहा हूँ, खुद ही प्राइवेट कर दे तो बेहतर है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें और भी हैं जो बाहर आ सकती हैं, उसमें सबका नुकसान है। बस इतना ही कहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।